स्वागत है आप सबका आपके ही अपने YouTube चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। जेएसएससी में कोई भी जॉब अगर आपका सपना है तो यकीन मानिए द एम्प्लॉयमेंट क्लास उसी सपने को पूरा करने का, हकीकत में बदलने का एक मार्ग है, एक रास्ता है। हम लोग जेएसएससी के सेट को शानदार तरीके से शुरुआत कर चुके हैं। आप उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन आप उसका नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्स नहीं बनाइएगा, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, एकदम पक्का बात है। आपको बुरा लग सकता है, लेकिन सच्चाई से मुंह कब तक मोड़िएगा, है ना। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपको रिवीजन करने का पूरा टाइम मिले, और आप एग्ज़ाम से पहले उस पर टाइम बर्बाद ना करें, रिवाइज करने का पूरा समय मिले। यानी एडमिट कार्ड आ गया, एडमिट कार्ड आने के बाद पता ही नहीं चल रहा है तैयारी कैसे करें कैसे नहीं करें, अब क्या पढ़ें अब क्या नहीं पढ़ें, दिमाग में चल रहा है। तो सिर्फ होता है वो परेशानी नोट्स नहीं बनाने के कारण। और एडमिट कार्ड आने के बाद जब बच्चा को लगता है ना कि कौन चीज़ पढ़े, मैथ्स पढ़े, जीएस पढ़े, रीजनिंग पढ़े, तो वो जानता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, साफ बात है। तो आप नोट्स नहीं बनाइएगा, फंसे रहिएगा। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप नोट्स बनाइएगा तो मेरे घर में 1 किलो आटा नहीं आएगा, याद रखिएगा। आप नोट्स बनाइएगा तो आपका जीवन सुधरेगा, इस बात का याद रखिएगा, ठीक है। तो नोट्स बनाने हम आप ही के लिए बोलते हैं, अपने लिए नहीं बोलते हैं। तो जेएसएससी में जॉब अगर सपना है तो ये क्लास जो हम आपका लेने वाले हैं और ले रहे हैं सेट के साथ, और जो शुरू कर रहे हैं अपना उलगुलान बैच, है ना, उसके लिए क्या है, वो आपका सपने को हकीकत में बदलने का मार्ग है। तो चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आज हम लोग मैथ्स के सेट को देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं, देखते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और उसको किस तरह से हल किया जाता है। क्वेश्चन है, कुछ साल पहले जॉन की आयु 12 साल थी। जॉन जो एक लड़का है बेटा, उसका जो एज था वो 12 साल था। शंकर की आयु 15 साल थी, ठीक है सर, शंकर की आयु 15 साल थी। आज से 5 साल के बाद इनकी आयु को औसत कितना होगा। 5 साल के बाद इनकी आयु का औसत कितना होगा। औसत निकालने का तरीका ये है कि दो लोग हैं तो a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, इससे औसत निकलता है। एवरेज निकालने का ये तरीका है ना, a प्लस बी बाई टू, ठीक है। तो एक लड़का आज 12 साल का है और दूसरा लड़का आज 15 साल का है। बाई टू करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा। 5 और 2 कितना होता है बेटा, तो 7 होता है। एक और एक दिख कितना होता है, तो 2 होता है। 27/2 यानी 13.5, है ना। 13 दूनी 26 होता है। ये औसत कब का निकला, ये औसत निकला पहले का। हमसे पूछ रहा है आज से 5 साल के बाद का औसत क्या होगा, यानी 13.5 में अगर हम 5 साल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18.5 क्वेश्चन का आंसर, है ना। यानी वर्तमान का औसत इसका 13.5 है, तो 5 साल के बाद क्या औसत होगा, तो औसत बढ़ जाएगा 5 साल। आज कोई 13 साल का है, 5 साल बाद 18 का हो जाएगा, यानी 18.5 होगा क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसमें आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। आप इस तरह का क्वेश्चन बनाने में सक्षम हो गए, है ना। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो कैसे बनाएंगे। आइए क्वेश्चन पे, टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन का आंसर है कि नहीं, वो प्रैक्टिस से ही होगा बेटा। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 साल बड़ा है, ठीक है। एक व्यक्ति है वो अपने बेटा से 26 साल बड़ा है, होगा ही। 3 साल बाद उनकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी आज से 3 साल के बाद जो पापा का आयु है ना, वो बेटा के आयु का 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल के बाद जो पापा का आयु है वो 3 से कटना चाहिए, क्योंकि पापा का आयु 3 गुना हो जाएगा। 3 साल के बाद उसकी आयु यानी पापा की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी जो ऑप्शन में 3 साल जोड़ दें और 3 से कट जाए वही आंसर। टाइम क्यों बर्बाद करें, है ना। आज अगर 10 साल का है बेटा तो 3 साल के बाद कितना 4 साल का हो जाएगा, 13। 13 क्या 3 से कटता है, नहीं। आज अगर 32 साल का है तो 3 साल के बाद कितने का होगा, 35। 35 3 से कटता है, नहीं। आज अगर 40 साल का है तो 3 साल बाद 43 का होगा। 43 क्या 3 से कटता है, नहीं। आज अगर 36 साल का है तो 3 साल के बाद कितने का होगा, 39। 39 3 से कटता है, यानी ये 3 गुनी हो सकता है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर। ऐसे सोचना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है। बोला ना बेटा यहाँ पे 26 साल बड़ा है, कितना बड़ा छोटा उसको हटाओ 3 साल के बाद, यानी ऑप्शन में अगर हम 3 साल जोड़ें तो 3 गुनी हो जाए तो 3 से कट जाए। क्वेश्चन में 3 गुनी तो ऑप्शन में 3 से कट जाना चाहिए, क्वेश्चन में 4 गुनी तो ऑप्शन 4 से कट जाना चाहिए, ठीक है कि नहीं, है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 36 साल, क्योंकि 36 + 3 39, 3 से कटेगा। 252 294 और 3#8 का HCF 42 है, तो हैश का मान क्या है, ठीक है। यानी 3 संख्या है, इनका HCF दिया हुआ 42। HCF का एक नियम सीखिए बेटा, बहुत आसान है।
जैसे 252 है और 294 है और उसके बाद है 3#8 है ना, और ये सब किससे कटता है, 42 से कटता है। तो हमसे पूछा है कि बताइए फिर यहाँ पे हैश के स्थान पे क्या आएगा, इनका एक्सेस 42 है। तो ठीक है, अब मेरे बात को समझो बेटा, यहाँ और यहाँ का अंतर देख लो कितना है। तो सर 294 और 252 का अंतर, 4 में से 2 गया 2, 9 में से 5 गया 4, कितने का अंतर आया, 42 का अंतर आया। HCF बोलता है कि अंतर सेम होना चाहिए, यानी अगर यहाँ 42 का अंतर है तो यहाँ भी 42 का अंतर होना चाहिए। अगर 42 का अंतर नहीं हुआ तो 42 का दुगना या उसका 3 गुना या उसका 4 गुना, लेकिन 42 होना ही चाहिए। अगर 42 का अंतर नहीं हुआ तो 42 का दुगना, 3 गुना, 4 गुना से आंसर लाएंगे, लेकिन वहीं से आंसर आएगा। इसका मतलब यह हुआ बेटा, इसका मतलब यह हुआ कि अगर इन दोनों में 42 का अंतर है तो इन दोनों में भी 42 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरे कहने का मतलब है कि हम 294 में 42 जोड़ दें तो देखते हैं कि कितना आएगा, 4 और 2 6, 9 और 4 13 और यहाँ बचा 3, 336। लेकिन सर आखिरी में 6 थोड़ी है, आखिरी में 8 है, तो 42 जोड़ करके आंसर नहीं आया। तो क्या करेंगे फिर, 294 में जोड़ेंगे 42 का दुगना, 42 का दुगना होता है 84, कितना होता है बोलो, है ना, 42 का दुगना कितना होता है, 84 होता है। फिर जोड़ो इसको, 4 और 4 8, 9 और 8 17 का 7 आधे बचा 1, यानी कितना आया 378। देखो तो आखिरी में 8 है क्या, हाँ सर है। शुरुआत में 3 है क्या, हाँ सर है। बन गया क्वेश्चन का आंसर। हैश का मान क्या निकला, हैश का मान निकला अपना कितना, 7। ठीक है, 78, 79, 80, 81, 82, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है बात आपको। यानी इसका आंसर कितना आया बेटा, 378। हमने आपको क्या बताया कि कभी भी अगर HCF निकालना है ना तो प्रत्येक संख्याओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए या उसी का मल्टीपल होना चाहिए। 42 अगर नहीं है तो 42 का दुगुना में चेक कर लो या 42 का 3 गुना में चेक कर लो। उम्मीद है कि ये तरीका तुमको पसंद आया होगा और ये भी आसान है। इन दोनों का अंतर कितना बेटा, 42, तो इन दोनों का भी अंतर कितना होना चाहिए, 42। तो 42 से चेक किए लेकिन नहीं आया, तो कोई बात नहीं, डरेंगे नहीं, 42 का डबल से चेक कर लिए तो आ गया, नहीं आता तो ट्रिपल से चेक कर लेते, है ना। तो यहाँ भी 3 आ गया, यहाँ भी 8 आ गया, 3 और 8 तो आ ही गया सर, तो बीच वाला कौन है, 7 है। ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, सोच डेवलप करना है ना, सोच, यानी किसी क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है, किसी क्वेश्चन पे टाइम बर्बाद नहीं करना है, सोच को बहुत डेवलप करना है हम लोगों को। ठीक है, दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। लगातार सम संख्या, सम क्या होता है बेटा, 2 4 6 8 10 12 ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए उसको बोलते हैं इवन नंबर सम संख्या। तो लगातार है, जैसे 14 के बाद 16, सर 14 के बाद 15 ना होगा, अरे 15 सम थोड़ी है, 15 तो विषम संख्या, 2 से नहीं कटेगा। 14 के बाद 16, 20 के बाद 22, 28 के बाद 30, अच्छा 13 के बाद 15, नहीं सर गलत बोल दिया आप, 13 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 13 तो 2 से नहीं कटता ना, तो 13 सम संख्या नहीं है। यहाँ पर बोला गया लगातार सम संख्या, इवन नंबर। ठीक है बात, बोलता है कि दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। अच्छा, पहली संख्या 18, छोटी संख्या ज्ञात करें, यानी ऑप्शन में छोटी ही दिया हुआ है, यानी बड़ी संख्या हमको बताना होगा। अगर पहला 18 है तो दूसरा 20, पहला 20 है तो दूसरा 22, पहला 22 है तो दूसरा 24 और पहला 24 है तो दूसरा 26, है ना। ये हो सकता है लगातार संख्या और इनका गुणनफल 528 है। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंत में 0 आया, नहीं चाहिए सर, अंत में 8 चाहिए। अच्छा, 4 को 6 से गुना करेंगे, 4 छक 24 का अंत में 4 आया, नहीं चाहिए सर, अंत में 8 चाहिए। अच्छा, 0 को 2 से गुना करेंगे, अंत में 0 आया, नहीं चाहिए सर, अंत में 8 चाहिए। अच्छा, 2 को 4 से गुना करेंगे, अंत में 8 आया सर, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कहानी खत्म। ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या। जब बोल दिया कि दो लगातार सम संख्या, लगातार 18 के बाद 20 होता है, 20 के बाद 22 होता है, 22 के बाद 24 होता है, 24 के बाद 26 होता है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी यह जो ऑप्शन है ये छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या इसके बाद वाली होगी। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि किसमें 528 आया, अब पूरा मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत, आखिरी संख्या 8 किस में आ रहा है, तो आखिरी के 2 पे, आखिरी के 4 पे गुना करके देख लिए, 2 चौके 8 में 8 मिल गया। आंसर चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि मेरे अलावा कोई हो नहीं सकता, तुम कहाँ समय बर्बाद करने जा रहे हो इधर उधर। ठीक है, और क्वेश्चन पे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तरीका यही है एग्जाम निकालने का, बाकी घिसा पीटा तरीका से एग्जाम नहीं निकलता, याद रखिएगा, समझना पड़ेगा। आज नहीं समझिएगा, कल समझना पड़ेगा, लेकिन समझना पड़ेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे आते हैं।
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात करें। ठीक है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है, यानी उनको आपस में जोड़ करके 13 आता है। 8 और 5 13, 7, 8 9 10 11 12 13, 6 और 7 13, 5 और 8 13, सबको जोड़ के 13 आ रहा है। यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या पुराने संख्या से 27 कम हो जाती है। मान लेते हैं ऑप्शन नंबर 85 है, बदल देंगे आपस में तो 58 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा? 58 हो जाएगा। और बोलता है नई संख्या मूल संख्या से पुरानी संख्या से 27 कम हो जाती है। देखते हैं 27 कम हुआ क्या? 15 में से 8 गया तो 7, और ये 7 में से 5 गया तो 2। तो जब हमने पलटा, देखो गौर करो, तो नई संख्या यानी 58, नई संख्या मूल संख्या से 27 कम हो जाती है। तो बदली हुई संख्या ज्ञात करें। अच्छा, बदली हुई संख्या ज्ञात करें, तो बदली हुई संख्या क्या होगा? 85 होगा या 58 होगा? तो बदली हुई संख्या 58 होगा। मेरे बात को समझना बेटा, ये मूल संख्या नहीं पूछा। दिमाग देखो कैसे क्वेश्चन को लैंग्वेज में फंसा रहा है। तुमको लगेगा ना, अरे सर ऑप्शन नंबर 85 से तो आंसर आ जा रहा है, तो 85 कीजिए ना। ये बोला ही नहीं कि वो दो अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, वो बोला बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो 85 को बदल करके कितना लिखे? 58, और बदली हुई संख्या 58 है, क्योंकि जब इसको घटाए तो 27 कम हो गया। और कोई भी ऑप्शन में नहीं हो सकता। करके देख लो। जैसे 76 है, इसको घटाएंगे तो 67 आ जाएगा, घटाओगे तो क्या 27 का अंतर है? बिल्कुल नहीं। 67 है, इसको घटाएंगे तो 76 आ जाएगा, तो ये तो माइनस में आ जाएगा, तो ये भी नहीं चलेगा। 58 है, इसको घटाएंगे तो 85 आ जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, है कि नहीं? तो एक ही ऑप्शन है। और हमसे क्या बोला? बदली हुई संख्या। तो 85 को आंसर नहीं मानना मेरा बच्चा, तुम मेरा सीधा बच्चा ना है। बदली हुई मतलब 85 को बदल करके 58 लिखे, वो आंसर होगा। ठीक है ना? और क्वेश्चन पे 144 पेंसिल 22 रुपया 50 पैसे प्रति दर्जन की दर से खरीदी गई, यानी एक दर्जन का खरीद दाम कितना है? 22 रुपया 50 पैसा। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन, एक दर्जन 22 रुपया 50 पैसा एक दर्जन पेंसिल का दाम है। ठीक है, और प्रत्येक पेंसिल 2 रुपया 25 पैसा की दर से बेची गई। तो एक दर्जन का खरीद दाम तो एक ही दर्जन का निकाल देते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन, एक दर्जन पेंसिल का बिक्री दाम, एक बेचा गया 2 रुपया 25 पैसा से, तो 12 बेचा गया। ठीक है, 12 बेचा गया, तो 12 दूनी 24 और 25, यानी इसका 3 गुना, 24 25 26 27, कितना आया यहाँ? 27। ठीक है, 3 चौके 12, है ना? समझ में आ रहा कैसे गुना किए? ऐसे गुना किए, 12 को 2 से किए, तो 12 को 2 से किए, प्लस 12 को किए 0.25 ऐसे। ठीक है, तो 12 दूनी कितना हो गया? 24, प्लस 12 गुने 25/100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 3 12, 24 3 27, ऐसे गुना किया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? गुना कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। तो कितना आया बेटा? 27। खरीदे कितने में थे? 22 रुपया 50 पैसा में। बेचे कितने में? 27 में। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट, सर प्रॉफिट होता है SP माइनस CP। SP माइनस CP अर्थात बेच रहे हैं 27 में 0.00, खरीद रहे हैं 22.50 में, 22.50 में, तो अंतर कितने का आया? 100, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 6, 6 में से 2 गया 4, यानी अंतर कितने का आया? तो 4 रुपया 50 पैसे का। अंतर कितने का आया? 4 रुपया 50 पैसे का। और हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट। सर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है बेटा प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य गुने 100। प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य गुने 100। प्रॉफिट कितने का हुआ? 4 रुपया 50 पैसा का, बटा में क्रय मूल्य कितना है? 22.50 है ना, जितना हम खरीद के लाए थे, गुने 100। पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 0 से 0 काटो। ठीक है, अच्छा 9 से काटते हैं ना तुम्हारे सामने यहाँ पे, 9 से काटे तो 9 पच्चे 45, 9 से काटे तो 9 दूना 18, 9 पच्चे 45, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, और 5 से काटे तो 20%, यानी सर क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 20%, यानी लाभ का प्रतिशत कितना है? 20%। ठीक है, कभी भी परसेंटेज का क्वेश्चन आता है ना, तो संख्या का कोई काम नहीं होता है। कितना पेंसिल खरीद के लाए हैं, बेचे, उसका कोई काम नहीं है। बस दर्जन का क्वेश्चन को दर्जन से बना दीजिए, दर्जन में नंबर मिलेगा। ठीक है, और दर्जनों नौकरी निकाल लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा,
अच्छा लगे क्वेश्चन, नहीं अच्छा लगे, है ना, आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यही सारा क्वेश्चन के बल पे ही हम बोलते हैं हम आपको नौकरी करवा देंगे, ये हम आपको नौकरी निकलवा देंगे, आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, यही सारे क्वेश्चन के बल पे ही मेरी बात। आपको मेहनत करना है इसी सारे क्वेश्चन को। बोलता है 8 के पहले 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 8 के पहले 20 गुण, पहले तो तुम 20 गुणकों का औसत ज्ञात करने का तरीका सीखो। देखो मेरा बेटा, एवरेज, कभी भी संख्याओं का एवरेज निकालना है तो हम लोग यूज करते हैं a प्लस एल बाई टू। ठीक है, a प्लस एल बाई टू, है ना, a प्लस एल बाई टू। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रथम से a का मतलब होता है प्रथम संख्या 1 और अंतिम संख्या यानी 20। क्यों 20 लिखे? क्योंकि 20 गुणक बोला बाई टू, 20 और 1 कितना होता है 21, 21 बाई टू, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे ऐड करके कितना आ गया 21 बाई टू। कभी भी एवरेज निकालना है ना तुमको, लगातार दी गई संख्याओं का, जैसे 20 गुणक है, 10 गुणक है, इसका मतलब 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, डॉट 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 20 तक। ठीक है, ऐसे है। तो इसको निकालने का तरीका, कभी भी लगातार संख्याओं का औसत निकालना है तो इसको हम लोग यूज करते हैं a प्लस एल बाई टू। ए का मतलब प्रथम संख्या और एल का मतलब अंतिम संख्या। प्रथम संख्या की बात यहाँ पर पहाड़ा कहाँ से शुरू होता है? 1, है ना, 20 एकम, 20 एकम से होता है ना, और कहाँ तक पढ़ना है भाई? 20 तक। ठीक है, तो आया कितना 21 बाई टू। और इसमें किसका गुणज पढ़ना है? 8 के पहले का, 8 का। जिसका पढ़ना है पहाड़ा उसका मल्टीप्लाई लगा दो 8 का। 4 का पढ़ना तो 4 लगा देते, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यानी इस क्वेश्चन का औसत कितना मिला? 84। कितना मिला बोलो? 84। ये क्वेश्चन क्या था कि तुम ऐसे लिखते 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, डॉट 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 डॉट, और 8 दूनी 160। ठीक है, ऐसे लिखते ना। और उसके बाद तुम क्या करते? 168 लिखते, बाई 2 करते, और 2 से काटते, 2 8 16, 2 चौके 8, तो भी क्वेश्चन बन जाता। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या? नहीं सर, एक बार और बता दीजिए। अच्छा चलो ना मेरा बेटा, हम तो तुम्हारा मन का बात पढ़ते हैं, एक बार और बता देते हैं। हाँ ना, सिखाने में तो हम थकते ही नहीं है, कितना भी गर्मी रहे, कितना भी परेशानी हो, हमको लगता है कि एक बार हम पढ़ा दें और बच्चों के दिमाग में आ जाए। 8 का पहाड़ा पढ़ना है बेटा। 8 के पहले 20 गुणक का मतलब है कि 8 एकम 8 से 8 20 जा, पहाड़ा पढ़ लीजिए सर। तो सर पहाड़ा पढ़िएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ऐसे करके 8 गुना 20 यानी 160 तक, है ना, 8 का पहाड़ा। अब इसमें एवरेज का फॉर्मूला लगा दीजिए ना सर। एवरेज का फॉर्मूला होता है a प्लस एल बाई टू। ए है प्रथम वाला, एल है अंतिम वाला, बाई टू। ऐड किए तो 168 बाई टू, 2 से काटे तो 2 8 16, 2 चौके 8, क्वेश्चन का आंसर। अब एक तो और कौन वाला तरीका बताए थे सर? हम बोले कि बेटा बहुत आसान तरीका बताए थे कि हमेशा एवरेज निकालना तो हमेशा 1 लिखना, और जिसका पहाड़ा जहाँ तक पढ़ना है उसको बाई 2 कर देना, और जिसका पहाड़ा पढ़ना उसे गुना कर देना। 20 और 1 21 हो गया, गुना 2 एकम 2, 2 चौके 8, गुना 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ऐसे भी आंसर आता है, ऐसे भी आंसर आता है। वो तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे आंसर लाते हो। ठीक है, मेरा काम क्या है? तुमको ज़बरदस्त तरीके से सिखा देना। झारखंड की कोई भी नौकरी हो, मैथ्स के लिए तुमको मेरे को याद करना है, अब मेरे मेथड पे फॉलो करना है, मेरे सॉल्यूशन को देखना है, इधर उधर की बात नहीं करना है, सटीक तरीके से फॉलो करना है। एग्ज़ाम एक बार नहीं 10 बार निकलेगा, दर्जनों में। ठीक है, इतना आसान तरीके से सिखाएंगे ना। कैलकुलेशन को तो बच्चा कर देंगे तुम्हारे सामने। दो भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है, यानी पहला भाई का रेशियो 5 में है, दूसरे भाई का रेशियो 8 में है। यानी पहला भाई का एज वही होगा जो 5 से कट जाए, और दूसरे भाई का एज वही होगा जो 8 से कट जाए, क्योंकि रेशियो का मतलब है उससे उसकी संख्या कट जाती है। और उनकी आयु में अंतर 12 साल है। ठीक है सर, उनकी आयु बताइए। पहला का रेशियो 5 है, 5 से 16 कटेगा क्या? नहीं। 5 से 18 कटेगा क्या? नहीं। 5 से 22 कटेगा क्या? नहीं। 5 से 20 कटेगा? हाँ, 5 चौके 20, और दूसरा 8 चौके 32। कहानी खत्म। टाइम बर्बाद करने के लिए एग्जाम में थोड़ी गए। तुम्हारा मन करेगा कि सर ऐसे लिखिए ना, दो भाइयों का अनुपात है, पहला भाई ए है, दूसरा भाई बी है, ये 5x है, ये 8x है। हम बोलेंगे कि समय बर्बाद नहीं करना है एग्जाम के हॉल पे। अगर जो क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है उस पर हम स्टेप में समय बर्बाद करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी एग्जाम में जाकर के क्यों मारें? हम टाइम बचाएंगे नहीं कि हम डीआई करें, रीजनिंग के बड़े बड़े क्वेश्चन करें, ज्योमेट्री के क्वेश्चन को करें, ये सब क्वेश्चन पे हम समय लगाएंगे क्या? और हम तो तुमको ज्योमेट्री भी हम तुमको ऐसा सिखाएंगे ना, 11 7 और 4 का नियम लगा करके। 11 7 और 4 का नियम ऐसा है जो बड़े बड़े क्वेश्चन को ऐसे ही ऑप्शन से खत्म कर देता है। हम क्या करें? हम ऑप्शन से खत्म करवाने में क्षमता रखते हैं, तो हम उसको आसान न करेंगे? हम क्यों बच्चा को जानबूझ करके भारी करवाएं मैथ्स? अरे भाई, रेशियो खुद बताता है कि हम अपने संख्या को काट देते हैं, खत्म कहानी। ठीक है,
आओ क्वेश्चन पे। सर अगर दो ऑप्शन रहता तो भी बना देते हैं। रेंज है, वेरिएबल्स है, डिजिट सम है, यूनिट कैलकुलेशन है, बहुत तरीका है। पढ़ा तो रहे हैं ना मैथ्स, जाके फाउंडेशन पे प्लेलिस्ट पे देखो ना, फाउंडेशन सीखो ना, एक एक क्वेश्चन तो सिखा रहे हैं। अभी तो प्रीवियस क्वेश्चन झारखंड पे आया वो उठा रहे, उस पर तो काम कर लेना बेटा, फोकस नहीं हटना है ना, ठीक है। समझदार तो है तुम। एक्स और वाई एक काम को 6 दिनों में कर सकता है, ठीक है सर। एक्स अकेला उस काम को 9 दिनों में कर सकता है, तो वाई अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? सर हमको मालूम है टाइम एंड वर्क में एलसीएम लेना पड़ता है। एक्स और वाई दोनों मिलकर 6 दिन में कर रहा है, एक्स अकेला 9 दिन में करेगा, तो वाई अकेला इनके एलसीएम में करेगा। 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है सर? तो 18 होता है। कहानी खत्म हो गई। जब दो आदमी का एक साथ दो आदमी कितने दिन में काम करेगा वो दे दिया है, एक आदमी का दिया है और एक आदमी का पूछ रहा है, तो एलसीएम दोनों का मिला करके दे दिया। एक आदमी का दिया, फिर एक आदमी का पूछ रहा था एलसीएम। 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है सर? तो 6 से 15 कटेगा? नहीं सर। 6 से 12 कटेगा? हाँ सर। 9 से 12 कटेगा? नहीं सर। अच्छा 6 से 21 कटेगा? नहीं सर। 6 से 18 कटेगा? हाँ सर। 6 से 18। 9 से कटेगा? हाँ सर कटेगा। 9 दूनी 18, तो दोनों तो कट रहा है इसी से, कहानी खत्म। ऐसे तो बनता है एग्जाम क्वेश्चन, हम क्या करें बताओ ना, ऐसे बनता है क्वेश्चन। चलो बना देते हैं इसको। एक्स बोला, एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर के काम को करेगा 6 दिन में, ठीक है। और एक्स अकेला काम को करेगा 9 दिन में। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है बेटा, तो हमसे पूछा वाई अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, तो एलसीएम लो। 6 और 9 का एलसीएम होता है 18, यानी एलसीएम से पता चलता है काम का संख्या, 18 काम है। अब यहाँ क्षमता निकालो, एफिशिएंसी। 6 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे कि 18 आ जाए? 3 बार। 9 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे कि 18 आ जाए? 2 बार। यानी एक्स और वाई का जो क्षमता है वो कितना के आया? एक्स और वाई का जो क्षमता है वो कितना का आया? यहाँ डब्बा में देखो 3 का। अच्छा एक्स का क्षमता कितना है डब्बा में? देखो 2 का। तो 2 प्लस वाई बराबर 3 है। तो हम यहाँ से वाई का क्षमता निकाल सकते हैं कि नहीं? 2 उधर जाएगा तो 3 माइनस 2 यानी 1। ये वाई का क्षमता हो गया। अच्छा वाई का क्षमता क्यों निकाले सर? आखिर वाई का क्षमता क्यों निकाले, इसके पीछे क्या कारण है बेटा? जिससे काम पूछा जाए, वाई अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, जिससे पूछा जाए कि काम करेगा, उसका क्षमता मालूम होना जरूरी है। अगर क्षमता पता चल गया तो काम करवा लेंगे। काम बराबर क्या होता है? क्षमता गुने समय, ये फॉर्मूला लगता है। काम बराबर क्या होता है? क्षमता गुने समय। कितना काम करना था? 18। किसके बारे पूछा? वाई के बारे। वाई का क्षमता कितना है? 1 है, और गुना समय। 1 को 18 से डिवाइड कीजिएगा तो भी आंसर कितना आएगा? 18। यानी वाई उस काम को कितने दिन में कर लेगा? तो 18 दिन में। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया होगा, ठीक है। या डायरेक्ट एल्सियम लेके क्वेश्चन बना सकते थे, है ना। दोनों तरीके से सिखाते हैं हम, ताकि मेरा कोई भी बच्चा को कोई भी क्वेश्चन पे दिक्कत बिल्कुल नहीं हो। पी कार्य करने में दोगुना सक्षम है, ये तो क्वेश्चन को हम इतना तुमको देखे हो ना, दुगुना तिगुना वाला क्वेश्चन, इसको हम तुमको सिखाते हैं। हम तो रॉकेट बना देंगे तुमको यार एग्जाम के लिए, कसम से लगता है ना कि एकदम हाथ पकड़ के एग्जाम के हॉल में तुमको बैठा दे और बोले देख बेटा ये क्वेश्चन को ऐसे 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 कर, 10 मिनट में 20 क्वेश्चन को खत्म करके हटाओ मैथ्स को। 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। पी और क्यू, पी कार्य क्यों करने में क्यू से दोगुना सक्षम है। देखो बेटा अगर हम पी और क्यू को देखें तो पी दोगुना सक्षम है। पी कितना है? दुगुना सक्षम है, यानी दोनों का जोड़ कितना है आपस में? 3 है ना, दुगुना सक्षम है। ये एफिशिएंसी दिया हुआ है, ठीक है। दोनों का जोड़ आपस में कितना है? 3 है। दोनों मिल करके काम को कितना दिन में करता है? 22 दिन में, ठीक है। तो हमसे पूछा क्यू अकेला कितना दिन में करेगा। अगर कभी भी बाद वाले से पूछा ना, अगर कभी भी बाद वाले से पूछा ना, बस उसको 3 से अगर यहाँ पे दुगुना दिया हुआ है तो 3 से गुना कर देना। 4 गुना दिया हुआ है तो 5 से गुना कर देना, मतलब जितना गुना दिया हुआ उसे 1 बढ़ा करके बाद वाले का वैल्यू निकल जाएगा। दोनों मिला करके कितना दिन में काम करता है? 22 दिन में। हमसे क्या पूछा? क्यू अकेले। बाद वाले से पूछा कि क्यू अकेले काम को कितना दिन में करेगा, तो बस 3 से मल्टीप्लाई कर देना। क्यों? जब भी गुना बोले 3 से मल्टीप्लाई, जब भी 3 गुना बोले 4 से मल्टीप्लाई, जब भी 5 गुना बोले 5 से मल्टीप्लाई, बाद वाले निकल जाएगा। तो 22 गुना 3, 22 गुना 3 कितना आ गया? 66। यानी क्यू इस काम को कितना दिन में कर सकता है? 66। अच्छा पी काम करने में दुगना सक्षम है, तो पी कितना दिन लगाएगा? तो 66/2। दुगना सक्षम है तो समय कम लगाएगा, यानी कितना दिन लगाएगा? 33। ऐसे बनाना इस क्वेश्चन को। हमेशा कभी भी क्वेश्चन आ गया टाइम एंड वर्क में दुगना तिगुना 4 गुना, तो जो भी वैल्यू देगा बाद वाले से +1 करके मल्टीप्लाई करने का, तो बाद वाले का समय आ जाएगा। अब पहला वाला का अगर दुगुना है तो बाई 2 करना, तिगुना है तो बाई 3 करना, 4 गुना है तो बाई 4 करना, बस इतना कर लेगा ना। तो पूछा है कि क्यू अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, तो 66 दिन में।
टाइम बचाना एग्जाम में। बाकी टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे तो इस क्वेश्चन को बताएंगे 4 तरीके से कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, लेकिन एग्जाम में अभी बता रहे हैं समय कैसे बचाना है। समय बचाने जा रहे हो एग्जाम में, टाइम बर्बाद करने नहीं ना जा रहा है मेरा बेटा, वहां किताब लिखने नहीं ना जा रहा है, माना कि पी की वैल्यू और माना कि एक्स की वैल्यू करने नहीं ना जा रहा है, 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करने जा रहा है ना। तुम बोला ना एग्जामिनर कि समय बचाओ, तो दिखाएंगे ना कि समय कैसे बचाते हैं, बताएंगे ना कि एग्जाम कैसे निकाला जाता है 1 सेकंड में। कभी भी अगर बोल दिया दुगना है तो जो वैल्यू दिया है उसको बाद वाले से दुगना है तो 3 से गुना कर दो, 22 गुना 3 यानी 66 आ गया क्यू का मान। सर 3 गुना देता तो 4 से गुना कर देते, 4 गुना रहता तो 5 से गुना कर देते, ये क्यू का मान। अब अगर पहला वाला का पूछा है तो इस 66 को प्यार से लिखो और दुगना है तो बाई का 2 कर दो ताकि यहाँ पे तुमको समय पता चल जाए। लेकिन क्यू का पूछा तो क्यू का कितना है 66, ठीक है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सीखना पड़ेगा, अगर इस सबसे भागोगे तो फिर वही घिसा पीटा मेथड से एग्जाम निकल गया, नहीं ना निकला। कितना लोग का निकला घिसा पीटा मेथड से, नहीं ना निकला। तुम जानते हो ना उस मेथड से निकल जाता जो मेथड तुम यूज करते हो ट्रेडिशनल, तो फिर अभी हमको यहाँ पे पढ़ाने की जरूरत क्यों रहता, तुम हमको क्यों देखते, है कि नहीं, सही बात है ना। और हम जानते कि उसी मेथड से निकल जाएगा, सब टीचर तो पढ़ा ही रहा है उस मेथड से, तो हम बेवकूफ़ आदमी थे कि लाखों का बोर्ड लगा दें और यहाँ लाखों का सेटअप लगा दें, सिस्टम लगा दें, पीटीजेड रिमोट वाला कैमरा लगा दें और इतना समय निकाल करके सब कुछ छोड़ छाड़ के त्याग दे करके तुम्हारे लिए डेडिकेटेड होकर के यहाँ खड़ा हो जाए। अरे हमको मालूम है कि हम आने वाले भविष्य में हम क्या हो जाएंगे और हम तुमको क्या सिखाएंगे और हम तुमको क्या करा सकते हैं। भीड़ वाले अगर हम रहते हैं कि भीड़ वाला ही मेथड से सबको पढ़ा रहे हैं या भीड़ वाली मेथड से बच्चा पढ़ रहा है, तो भीड़ में तो हज़ारों टीचर है, उसमें 1001 होकर के हम क्या कर लेते हैं। लेकिन हमको मालूम है कि रांची में और झारखंड में कौन फैकल्टी कैसा किस लेवल पे जा रहा है, मेहनत कर रहा है, पढ़ा रहा है, इसलिए हम बोले कि उस सब तरीके से हटाओ, उस सब तरीके से एग्जाम नहीं निकलेगा। हम बताते हैं ना एग्जाम कैसे निकलेगा, उस पर यकीन करो। और एक बार तुम पढ़ के देखो ना मेरे साथ, तुम देखो ना जादू एग्जाम के हॉल पे, एग्जाम के हॉल के अंदर सीना का धड़कन तुम्हारा तेज नहीं हो गया ना, सीना का धड़कन तेज हो जाएगा और तुम निकल करके हमको फोन करोगे ये सर जो पढ़ाए थे वही आया, 10 मिनट के अंदर बोले थे क्वेश्चन बनेगा, 10 मिनट के अंदर बना दिए। अब हमको मालूम हो गया कि एग्जाम कैसे निकलता है सबका, ठीक है, ऐसा लगेगा। ये क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याएं 4, 5, 7 के अनुपात में है और उनका योग 320 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। अच्छा सर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं अच्छे से, है ना बेटा। 3 संख्याओं का योगफल 4x, 5x और 7x। जब भी अनुपात बोले ना बेटा संख्या के साथ x जरूर लिखना, क्योंकि x वहां पे छुपा हुआ होता है रेशियो में, और उनका योग 320 है। तो 5 और 4 9 हो गया, 9 हो गया, 9 और 7 16x हो गया, 16x यानी योग इसका दिया हुआ है 320, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, x का मान कितना आ गया 20 आ गया। हमसे बोला कि सबसे छोटी 4x है यानी 4 × 20। उसके बाद बोला सबसे बड़ी 7x है यानी 7 × 20, ठीक है, का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ से 80 आ गया और यहाँ से 140 आ गया। 140 और 40 कितना हो गया, 8 4 12 120 हो गया, सॉरी 220 हो गया, यानी इसको आपस में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, 14 और 8 कितना हो गया 220 हो गया, है ना। एकदम आसान क्वेश्चन बना लीजिएगा आप इसको, है ना। बस आपको मालूम होना चाहिए कि x दिखे, रेशियो दिखे तो रेशियो के साथ x होता है, ठीक है। 3.26 × 7.2, 6 दूनी 12, मल्टीप्लाई है, बहुत बच्चा वाला मल्टीप्लाई है। 3.26 × 7.2, ठीक है। इसको हम लोग डिजिट सम से भी कर सकते हैं। ये आपका रेशियो चेक करने का कोशिश कर रहा है, डेसिमल चेक करने का कोशिश कर रहा है कि आपको दशमलव का ज्ञान है कि नहीं है, ठीक है। देखिए एक तरीका हम आपको सिखाते हैं कि कभी भी मल्टीप्लिकेशन आ गया, डिवीजन आ गया, एडिशन आ गया, तो यूनिट डिजिट मेथड को यूज़ कीजिए। उसमें क्या कीजिए, सारी संख्याओं को जोड़ करके केवल एक अंक बना दीजिए, सारी संख्याओं को जोड़ करके केवल एक अंक बना दीजिए। जैसे यहाँ देखिए 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 अभी भी 2 अंक है तो 1 और 1 2, यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 गुना 7 और 2 कितना होता है बेटा 9, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या। एक चीज़ और सिखाते हैं, है ना। अगर आपको कहीं पे 9 दिखे तो उसको काट दीजिए, जैसे 6 और 3 9 दिखे तो काट दीजिए, तो भी कितना बचेगा 2 गुने
7 और 2 9 काट दीजिए तो भी कितना बचेगा 2, है ना। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 दूनी 18, 18 का 1 और 8 कितना आता 9, अच्छा सॉरी गलती बोल दी। देखिए यहाँ 3.26 है, 3.26 है इंटू 7.2। मेरे बेटे को बात समझिएगा, 6 3 9 काट दिए, 9 काट दीजिए, गुने 7 और 2 कितना होता है 9, 9 दूनी कितना होता है 18, 9 दूनी कितना 18, 18 18 का 1 और 8 कितना होता है 9। क्यों? क्योंकि 9 का मतलब 0 होता है बेटा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता है। 9 का वैल्यू 0 मानते हैं हम लोग डिजिट सम मेथड पे, है ना। तो कितना आ गया 9। इसको आप जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं, 3.26 इंटू 7.2, सबको एक अंक बना दीजिए। 3 2 5, देखिए 6 3 9, 9 2 11, 11 गुना 7 और 2 9, 1 और 1 2, 2 गुना 9, 2 9 18, 18 का 1 और 8 को फिर ऐड कीजिएगा तो 9। ऐसे बना सकते हैं ना सर। दशमलव कहाँ गया, नहीं इग्नोर कर दिए, यानी इस मेथड पे दशमलव को, परसेंटेज को, डिवीजन को इग्नोर करते हैं, उसका कोई काम नहीं पड़ता खास, है ना। तो क्या हो गया 9। अब जिस ऑप्शन पे जोड़ने के बाद हमको 9 मिल जाए वही हमारा आंसर। जैसे यहाँ देखिए, अच्छा एक चीज़ देखिए, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 कैंसिल, 2 बचा, 2 नहीं चाहिए सर 9 चाहिए, है ना। देखिए 7 2 9 कैंसिल, अच्छा 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 बच रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो सकता है। और भी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, 2 2 4 5 6 7 नहीं चाहिए, 4 5 6 7 8 9 कैंसिल, 9 दिखे तो कैंसिल, 2 और 1 3 नहीं चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया 23.472। क्लियर है बात यहाँ तक। इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, सारी संख्याओं को जोड़ करके केवल एक अंक बनाना होता है इस पे, है ना। ये एक तरीका है डिजिट सम का। इसको हम शायद वीडियो डाले हुए हैं, आप देखिएगा एक बार इसका वीडियो। बोलता है एक वर्गाकार मैदान की प्रत्येक किनारे 100 पौधों का रोपण करना, यानी एक वर्गाकार मैदान है, ये एक वर्गाकार मैदान है, इसके किनारे किनारे में, यानी इधर 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 100, इधर 100, इधर 100 और इधर 100 पौधों का रोपण करना है, तो कुल कितने पौधों की आवश्यकता है ना। तो 100 100 200 300 400, तो कितने पौधों की आवश्यकता है 400। नहीं बेटा गलत हो जाएगा, इसको हम आपको छोटा सा उदाहरण से समझाते हैं, मेरे बात को समझिएगा। मान लीजिए ये एक वर्गाकार मैदान है, प्रत्येक किनारे में आपको 4 पौधों का रोपण करना है, 4 पौधों का। कितने पौधों का रोपण करना है, मान लीजिए 4 पौधों का, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए इस किनारे में भी 4 पौधा, इधर भी 4 पौधा, इधर भी 4 पौधा, इधर भी 4 पौधा, टोटल 16 तो हुआ, लेकिन ये वाला रिपीट हुआ, 1 2 3 4 रिपीट है, तो 16 में से 4 घटाना पड़ेगा ना, 12। काउंट भी कर लीजिए, देखिए यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बात समझ में आए ना, यानी चारों में से 4 आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बार काउंट हो गया है, ये एक बार काउंट हो गया है, ये भी एक बार काउंट हो गया, ये भी एक बार काउंट हो गया, तो दोबारा काउंट करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो इधर भी 100 पौधा लगेगा, 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 यानी 400 पौधा लगेगा, लेकिन चारों कोना का पौधा को आपको हटाना होगा, है ना, क्योंकि दोबारा काउंट हो जाएगा। तो कितना होगा बेटा 396, 396। क्लियर है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हो, है ना। आओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसको देखो, बोलता है इनमें से सबसे छोटा कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, इनमें से सबसे छोटा। ऑप्शन नंबर ए है मेरे पास 0.5, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, यानी 5 1 5, 5 2 10। या इसको और दूसरे तरीके से अगर हम लिखना चाहें तो ऑप्शन नंबर ए को हम लिख सकते हैं 0.50, लिख सकते हैं ना। पॉइंट के बाद कोई अंक है, उसके बाद जितना जीरो चाहो लगा दो। उसके बाद है तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर बी में, क्या है ऑप्शन नंबर बी, 1/0.5, ये है ना, 1/0.5। पॉइंट हटाओ, सामने जीरो आया, पॉइंट हटाने से ऊपर जीरो आया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी बी का वैल्यू आ गया 2। ऑप्शन नंबर सी देखो, 0.5 इंटू 0.5, 5 पचे 25, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, यानी टोटल 1 2 2 पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा ना, एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट, एक और एक 2, तो 2 से पहले पॉइंट, 0.25। और ऑप्शन नंबर डी देखो,
0.5 इंटू 2, इसका मतलब ये हो गया सर, इसको हटाएंगे तो यहाँ 10 लिख सकते हैं, 2 एक कम 2, 2 5 10, 5 से 5 गया तो 1 आ गया, आधा को 2 से गुना किया तो 1। हमसे पूछा था इनमें सबसे छोटा कौन है, 50 पैसा 2 रुपया, 25 पैसा या 1 रुपया, जाहिर सी बात है 25 पैसा सबसे छोटा होता है, ऑप्शन नंबर सी 0.5 इंटू 0.5 है ना, 25 पैसा सबसे छोटा होता है, आपको मालूम है। क्लियर है क्या ये क्वेश्चन भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, इसको भी आप बना लोगे। आओ अगले क्वेश्चन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, सीजीएल में आया था, एसएससी के सॉरी जेएसएससी के सीजीएल में आया था ये क्वेश्चन। 1 दर्जन केले का दाम 5 रुपया है, 1 दर्जन संतरा का दाम 75 रुपया है, तो 1.25 दर्जन केला तथा 3/4 दर्जन संतरों का मूल्य कितना होगा। देखो बेटा, 1 दर्जन केला का दाम 5 रुपया है, तो 1.25 दर्जन केला, 1 दर्जन का दाम कितना है 5 रुपया, तो 1.25 दर्जन यानी 1 दर्जन से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 दर्जन से थोड़ा सा ज़्यादा। इतना हम लोग बेवकूफ़ थोड़ी है कि पूरा बैठ के एग्जाम में कैलकुलेट करेंगे, टाइम नहीं रहता है एग्जाम के हॉल पे कैलकुलेशन, फिर आके घर में बोलेंगे अरे यार क्वेश्चन आसान था कैलकुलेशन दे दिया। कैलकुलेशन लिए का है वो दे, आपको कोई धक्का देगा तो आप पूछे, आप बोलिएगा कि अरे तुम धक्का काहे दिया, तो बोलेगा तुम धक्का काहे लिया, तो इसका कोई जवाब है, आप धक्का क्यों लिए। तो आपको क्वेश्चन में कैलकुलेशन भारी भारी दिया तो आप कैलकुलेशन लिए क्यों, आपको स्किप करके और दूसरा अल्टरनेट मेथड से जाना था। आपको मालूम है रास्ता खराब है, फिर भी आप जबरदस्ती थेथराई करके उसी रास्ता में घुसिएगा, नहीं वही रास्ता से जाएंगे और जाके शिकायत करेंगे बहुत लेट हो गया, रास्ता खराब था। अरे ऑप्शन था ना उधर से जाने का जी, एक तो ड्राइवर बता तो रहा था कि उधर से चलो, उधर से हम पहुंचा देंगे और एकदम दिक्कत भी नहीं होने देंगे, एकदम शॉर्टकट रास्ता है, बहुत कम लोगों को रास्ता मालूम है, फिर भी आप उस ड्राइवर के साथ नहीं गए तो कसूर आपका है। ठीक है, कैलकुलेशन से भागते हैं तो भागिए ना, लेकिन रोइए मत कि कैलकुलेशन दे दिया, उसका तरीका सीखिए, उसका तोड़ सीखिए, तोड़ निकालना जरूरी है। ठीक है, 1.25 दर्जन केला, भाई 1 दर्जन केला का दाम 5 रुपया, तो 1.25 दर्जन थोड़ा सा ज्यादा 6 रुपया। अरे उतना हम दिमाग थोड़ी एग्जाम में लगाते रहेंगे कि मैं सवा का वैल्यू निकालेंगे, माना की वैल्यू 100, सब चौथा पांचवा में कर दिए, दिमाग सब काम करेंगे। 1 दर्जन का दाम 5 रुपया, तो 1.25 दर्जन 1 से थोड़ा ज्यादा होता है, 1.25 भी नहीं होता है, थोड़ा ज्यादा, तो 5 से थोड़ा ज्यादा ले लीजिए ना, 6 रुपये ले लीजिए, ठेला वाला सही तो बात करना है। 1 दर्जन केला का दाम 75 रुपया, तो 1.25 दर्जन केला का दाम, 1.25 दर्जन केले तथा अच्छा 1 दर्जन संतरा का दाम 75 रुपया, मान लीजिए 12 ये है ऑरेंज है, इसका दाम है कितना 75 रुपया, ये तो केला का दाम हो गया। तो हमसे बोला है कि 3/4 दर्जन संतरा, यानी एक दर्जन का 3/4 का अगर हम दाम निकालेंगे तो कितना निकलेगा। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9। ठीक है, तो 12 का दाम 75, तो 9 का दाम कितना, यही तो क्वेश्चन है ना, सॉल्व कीजिए। तो इसको 12 गुने 75 कर सकते हैं। आप यहाँ से एक बार अच्छे से समझिए, ठीक है, एक बार आप यहाँ से अच्छे से समझिए। देखिए 1 दर्जन संतरा का दाम 75 रुपया, यानी 12 ऑरेंज का दाम है कितना 75 रुपया, 75 रुपया। ठीक है, तो 3/4 दर्जन संतरा का दाम कितना होगा, यानी जो ये है ऑरेंज है, इसका 3/4 पूछ दिया, कितना पूछ दिया 3/4 का दाम कितना होगा। तो जो 75 है इसका भी 3/4 निकाल लीजिए, जाहिर सी बात है, अगर LHS में 12 में 3/4 का गुना हो रहा है तो RHS में 75 में भी 3/4 का गुना कर सकते हैं। 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 72 75 आ जाए, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 8 32। बात समझ में आ रहा है कैसे पढ़ रहे हैं। अरे हम पूरा पूरा क्यों काटे, हमको कैलकुलेशन नहीं करने का मन है, एग्जाम में एग्जाम निकालना है, कैलकुलेशन नहीं करना है। 4 से काटे इसको, 4 एकम 4, 3 बचा 35, 4 8 32, जितना कटा काट दिया। अब 3 से 3 8 24 का 4, 2 बचा, 3 एकम 3, 1 4 44। बात समझ में आ रहा है क्या, क्या देखिए 3 8 24 का 4, 2 बचा, 3 एकम 3, 2 54, 54 कितना आ गया 54। यानी सर केला का दाम 6 रुपया और जो ऑरेंज का दाम है वो है 3/4 का कितना 54 रुपया। टोटल कितना रुपया लगा 6 4 10 का 0 और 5 और 1 6, यानी हमसे पूछा है इसका दाम कितना होगा, तो लगभग 60 रुपया, लगभग 60 रुपया ऑप्शन ये है, बाकी सब 60 रुपये से ज़्यादा। बात समझ में आ रहा है ना, बाकी सब 60 रुपये से ज़्यादा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम बुद्धि लगाने वाला बात था, है कि नहीं बेटा। और इस क्वेश्चन को तो हमको लगता है कि इतना बनाना भी नहीं था, आप सीख चुके हैं ना बनाने का तरीका, इतना बनाना भी नहीं था, ऐसे सोचना था
एक दर्जन केला लिया 5 रुपया में, तो सवा दर्जन कितना में लिया होगा? 6 रुपया में, 6 रुपया में। ठीक है, और पहले जो दाम था एक दर्जन संतरा का दाम 75 रुपया है, तो सवा दर्जन का दाम, भाई एक दर्जन ले रहे हो तुम 75 रुपया में और 3/4 दर्जन ले रहे हो, यानी 3/4 का मतलब है 75 रुपये से कम का लोगे तुम, 75 रुपये से कम का लोगे। अगर हम 75 को भी ऐड करेंगे तो 6 5 11 7 1 8 81 रुपया। लेकिन हमको मालूम है कि तुम तो 75 रुपया का लिए ही नहीं हो, सवा दर्जन केला ले लिए हो तुम और यहाँ पे 3/4 दर्जन लिए हो, यानी पूरा एक दर्जन लिए ही नहीं हो, एक का 3/4 दर्जन लिए हो। अगर एक दर्जन भी लेते तुम तो 81 रुपया पड़ता, लेकिन तुम तो ऑरेंज एक दर्जन से भी कम लिया, तो 81 रुपया से कम पड़ेगा तुम्हारा दाम, तो 62 रुपया पड़ेगा। 81 से कम ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। एग्जामिनर खाली तुम्हारा बुद्धि देखता है कि कितना तुम सोच सकता है। वो मास्टर के लिए, मास्टरी के लिए एग्जाम नहीं ले रहा है कि तुमको मास्टर बनना है तैयारी करके, तुमको चेक करवा रहा है कि कैसे तुम एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी से हल कर सकता है, फिर उसके बाद तुम्हारा आगे का फेज चालू होगा। बात समझ में आ रहा है? बस थिंकिंग एबिलिटी चेक हो रहा है कि सोचना कैसे है, कैलकुलेशन थोड़ी करना है। कैलकुलेशन ही करवाता तो ऑप्शन काहे देता? बताओ ना, हमको जवाब दो, ऑप्शन काहे देता? इफ द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, बोलता है कि 2 अंकों की योग 9 है, 4 5 9 6 3 9 5 9 7 2 9। ठीक है, सभी 9 है। यदि दिहाई अंक से इकाई अंक का अंतर 1 है, दिहाई अंक से इकाई अंक का अंतर 1 है, ये ए है, ये बी है, ये दिहाई अंक है और ये इकाई अंक है। दिहाई अंक से इकाई अंक का अंतर 1 है, ये भी तो एक डाटा दे दिया। यदि दिहाई अंक से इकाई अंक का अंतर 1 है, यानी इधर वाले से इधर वाले का अंतर 1 है, तो 2 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको घटाते हैं, 4 - 5, ये आ गया -1, नहीं चलेगा, 1 चाहिए। यह 6 - 3, ये 3 आ गया, नहीं चलेगा। ये 5 - 4, 5 - 4, 1 आ गया, खत्म कहानी। ये 7 - 2, 5 आ गया, नहीं चाहिए। दिहाई अंक से इकाई अंक को घटाने पे 1 आता है, आ तो गया। दोनों कंडीशन तो बता रहा है कि हम आंसर है, तो हम क्यों सॉल्व करें? माना कि वैल्यू x/y है, असंख्या बदलता है, अरे ये सब नहीं करना है एग्जाम में। तुम्हारा पाँव पकड़ के पटक देंगे, उसके बाद बोलेंगे कि नहीं करना एग्जाम, यही ना कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा पाँव पकड़ के माफ़ी नहीं मांगेंगे, पटकेंगे और बोलेंगे काहे कर रहा टाइम बर्बाद, काहे कर रहा टाइम बर्बाद, जा जाकर दुकान खोलेगा। इस सबसे एग्जाम निकलेगा। ठीक है, एग्जाम जैसे निकलता है वो सोच को डेवलप करो, बाकी टाइम बर्बाद नहीं करो एग्जाम के हॉल पे। ठीक है, और जो टीचर टाइम बर्बाद करवाता है उसको जाकर पढ़ो मत, बता दे रहे हैं, नहीं बोलेंगे कि जाके पढ़ो। अरे तुम्हारा जीवन का खराब हो जाएगा यार, हम कैसे जिम्मेदारी ले ले? कल जाकर के मरने के बाद हमसे पूछेगा खुदा कि तुम जानता था वो लड़का का करियर बर्बाद हो रहा था तो तुम उसको समझाया काहे नहीं? तो हम क्या जवाब देंगे? जहाँ लंबा चौड़ा कहानी बताता है XYZ मेथड, वहां जाकर के फंसने का जरूरत नहीं है, तुमको पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो। बोलता है इसमें से घटते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बेटा ये आरोही है, देखो आरोही, असेंडिंग ऑर्डर 4 5 6 7 बढ़ता क्रम, यह है अवरोही, अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर 6 5 4 3 घटता क्रम। ठीक है, तो ये अंतर है आरोही और अवरोही में। क्लियर है बात यहाँ तक? तो हमसे पूछा है इसमें से बढ़ते क्रम पे कौन है, तो पहला ऑप्शन दिया है 2/3, उसके बाद है 3/4, उसके बाद है 4/5, उसके बाद है 1/2। सबका अंतर सेम है क्या? एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर। अगर ऑप्शन में सबका अंतर सेम है तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है अगर सबका अंतर सेम है तो। कैसे सर? जो ऊपर का हिस्सा देख लो, न्यूमरेटर को, अंश को देख लो, जो अंश बढ़ता हुआ वो बढ़ते क्रम, जो अंश घटता हुआ घटते क्रम। नीचे से भी देख सकते हो, हर से भी, जो अंश बढ़ता हुआ, सॉरी जो हर बढ़ता हुआ वो बढ़ते क्रम, जो हर घटता हुआ वो घटते क्रम। तो ये 2 के बाद 3 बढ़ा, 3 के बाद 4 बढ़ा, लेकिन 4 के बाद 1 नहीं बढ़ा। सारा ऑप्शन कहीं ना कहीं यहीं से रिलेटेड है, तो अपने से लिख लो। सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। ये है क्वेश्चन का आंसर। अगर कभी भी अंतर सेम है ना, तो जो ऊपर में छोटा वो छोटा, जो ऊपर में बड़ा वो बड़ा, तो बढ़ते क्रम पे भी सेट कर सकते हैं और घटते क्रम पे भी सेट कर सकते हैं। आंसर 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ गया होगा। ऐसे बनता है क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन पे।
1739 में क्या जोड़ें कि वो पूरी तरीके से 11 से विभाजित हो जाए? किससे विभाजित हो जाए? 11 से। 1739 में क्या जोड़ें कि वो पूरी तरीके से 11 से विभाजित हो जाए? देखो 1739, इसमें क्या जोड़े कि वो पूरी तरीके से 11 से विभाजित हो जाए? अगर हम इसको 11 से डिवाइड करें बेटा, 11 से, तो 11 एक कम 11, 7 में से 1 गया 6 बचा, यहाँ 3, 11 पच्चे 55, 13 में से 5 गया, यहाँ 8 बचा, यहाँ से उतारे 9, 11 अठे 88, 9 में से 8 गया 1, 1 में क्या जोड़े कि 11 से पूरा पूरी चला जाए? तो जाहिर सी बात है 1 में 10 जोड़ेंगे तब ये 11 बनेगा, और 11 बनेगा तो 11 से पूरा पूरी कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। है कि नहीं? समझ में आ रहा बात आपको कैसे हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं? क्लियर है ना? क्या किया हम 11 का पहाड़ा पढ़ें तो कितना आया? अंत में 1 आया, लेकिन 1 तो कभी भी 11 से कटता नहीं है, तो 1 में हम क्या जोड़े कि 11 से पूरा पूरी कट जाए? तो 1 को 11 बनाना पड़ेगा, इसको पूरा पूरी काटने के लिए 1 को 11 बनाना पड़ेगा, तो 1 में 10 जोड़ेंगे तभी तो 11 बनेगा, तो ऑप्शन होगा 10। या इस क्वेश्चन को और तुम कैसे सोच सकते हो? तो ऐसे 1739 अल्टरनेट देखो, 1 और 3 कितना होता है? 4, 9 और 7 कितना होता है? 16। ठीक है, 9 और 7 कितना होता है? 16। ठीक है, अब मेरे बात को समझो, ये जो है ये 4 है और ये 16 है, 4 में तुम कितना जोड़ेगा कि 16 बन जाए? तो सर 12 जोड़ेंगे, 12 4 16 बराबर 16, 9 10 11 12 7, अंतर यहाँ का आया 6 का। अच्छा, इसको और आसान करते हैं, स्टेप ज़्यादा स्टेप ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, है कि नहीं? 1739, 7 और 1 में 6 का अंतर, 9 और 3 में भी 6 का अंतर, 7 और 1 में भी कितने का अंतर है? 6 का अंतर, 9 और 3 में 12 का अंतर, 6। ठीक है, 6 और 6, तब इसको ऐसे बना देंगे, तरीका सिखा दे रहे तुमको हम, आसान तरीका। 6 और 6 आ रहा है ना, अल्टरनेट चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, ऐसे कहीं से भी चेक करते हैं 11 को। सबसे आसान तरीका बता देते हैं जो 100% काम करे, उतना बुद्धि लगाने का एग्जाम में जरूरत नहीं पड़े। एक तो तरीका तुमको समझा दिए हम, ये वाला है ना, एक तो तरीका ये वाला है कि 1739 लिखो और यहाँ 11 लिखो और आपस में चेक कर दो। एक तो तरीका तुम्हारे पास ये है। दूसरा तरीका क्या है बेटा? दूर दूर वाले को ऐड कर दो, दूर दूर वाले को ऐड कर दो। 9 और 1 10, और यहाँ 7 और 3 10। अगर ये आपस में बराबर हैं तो इसी को जोड़ा जाएगा, अगर आपस में बराबर नहीं है तो फिर वैसे बना सकते हैं। अब वैसे तो कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन 11 का डिविजिबिलिटी निकल जाता है। बाहर बाहर वाले को ऐड कर दिए, अंदर अंदर वाले को ऐड कर दिए, दोनों आपस में बराबर है, यानी यही जोड़ा जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये भी है क्वेश्चन का, है ना। तो बहुत तरीका मन में आने लगता है उससे बता दे, उससे बता दे, फिर मन में लगता है कि नहीं एक ऐसा तरीका बताओ जो हर क्वेश्चन में बच्चा लगा दे, क्योंकि अभी तो टाइप नहीं पढ़ा रहे ना हम, उसको दूसरे टाइप से बनाने का मेरा मूड कर रहा था, लेकिन बोलेगा अभी तो टाइप नहीं पढ़ा रहे, समय चला जाएगा। जब हम विभाजन का नियम सिखाएंगे, डिविजिबिलिटी रूल, 7 9 11 को स्पेशल पढ़ाते हैं, फिर 4 9 और 17 को स्पेशल पढ़ाते हैं अलग से, एकदम बहुत मजेदार पढ़ाएंगे तुमको। फैक्ट नंबर उसका नाम होता है, माइनस प्लस का क्वेश्चन है ना। इतना टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, सबको डिजिट्स हम तो बनाते हैं। 5 6 7, देखो ना इसको ऐसे 5 6 7 और 1 8, सबको आपस में ऐड कर दिए, सबको आपस में क्या कर दिए? ऐड कर दिए, तो कितना आ गया? 8। ठीक है, माइनस 7 और 3 10, 10 का 1 और 0 का ऐड किया तो 1, प्लस 4 और 8 12, 12 का 1 और 2 कितना होता है? 3, माइनस 13 और 7, देखो 7 और 1 8 है ना, या 3 और 1 4, या 7 और 3 10, 10 और 1 11, जैसे चाहो जोड़ो, है ना, या 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 का 1 और 1 2, 11 का 1 और 1 2, प्लस 9 और 9 18, 18 का 1 और 8 9। बात समझ में आ रहा है ना। 25 को जोड़े 5 2 7 और 1 8, माइनस 7 और 3 10, 10 का 1 और 0 1, 4 और 8 12, 12 का 1 और 2 3, माइनस 7 3 10 और 1 11 का 1 और 1 2, प्लस 9 9 18, 18 का 1 और 8 कितना होता है? 9। 9 कहीं भी दिखे कैंसिल करो, 9 कहीं भी दिखे कैंसिल करो। यहाँ कितना बचा देखो, 8 में से 1 गया 7,
प्लस 3 माइनस 2, 7 और 3 कितना होता है 10, 10 में से 2 गया तो कितना आया 8। यानी जिस क्वेश्चन में आंसर जोड़ के 8 आएगा वही हमारा आंसर। बात समझ में आ रहा है तुमको? या ऐसे करते 3 में से 2 जाता तो 1, 7 प्लस 1 8, 8 चाहिए। यहाँ देखो 7 8 9 10 11 12, 12 का 1 और 2 3 नहीं चाहिए, 6 और 2 8, यही चाहिए था। माइनस में तो आंसर आया ही नहीं, 5 और 2 7 नहीं चाहिए, तो आंसर कितना आया 6 और 2 8 है ना। 7 8 9 10, 10 में से 2 गया तो 8, कोई दिक्कत नहीं। या 3 में से 2 गया तो 1, 1 और 7 कितना होता है 8। ऐसे इस क्वेश्चन को बना लिए, तो बाकी तुम जैसे चाहो बना सकते हो। हमको लगा इससे टाइम बचता है तो हमने इसको ऐसे बताया। क्वेश्चन देखो 1.1 12.12 123.123, इसको बोला है जोड़ने के लिए। अच्छा पॉइंट के बाद देखो, तो पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितना अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक। यानी जोड़ने में पॉइंट के बाद मैक्सिमम अंक चाहिए। मैक्सिमम 3, मैक्सिमम 3, मैक्सिमम 3, मैक्सिमम 3, कोई बात नहीं। पॉइंट के बाद यहाँ 1, पॉइंट के बाद यहाँ 1, पॉइंट के बाद यहाँ 1, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, आपस में ऐड करेंगे तो पॉइंट के बाद 3 होना चाहिए। पॉइंट के बाद 3 है, पॉइंट के बाद 1 है, पॉइंट के बाद 4 है, पॉइंट के बाद 3 है। यानी या तो ये आंसर होगा ए नंबर, या तो ये नंबर होगा आंसर ये नंबर। अब पॉइंट से पहले देखो 123 और 12, ऐसे देखो ना 123 है और आगे में देखो पॉइंट के बाद 12 और 1 13 है, 12 और 1 13 है, 3 और 3 6, 2 और 1 3 1, 136, ऑप्शन नंबर डी। देख के डरना नहीं है क्वेश्चन को, एकदम आसानी से सॉल्व करना। उम्मीद है कि ये 20 क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा। इसी तरह से पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, सीखते रहो, समझते रहो। अगले क्लास में बहुत जल्द मिलते हैं। हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, किसी भी क्वेश्चन को हल्का समझ करके मत बनाना, क्योंकि जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बनाने के बाद जरूर हल्का लगता है, लेकिन पहले तुम एक बार वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करना, तो तुम देखोगे कहीं ना कहीं समय लग रहा है। हमारा काम यही है कि समय बचाते हुए क्वेश्चन को सटीक करवा दे, सही करवा दे, ठीक है। जब बच्चा अगर अच्छे से तैयारी कर लेगा, उसका हो ही नहीं सकता कि एग्ज़ाम नहीं निकले, हो ही नहीं सकता कि वो बच्चा जाके एग्ज़ाम में फेल हो जाए। बस तैयारी एकदम लगन से करना, अपने आप को डेडिकेटली दे दो ना, 1 साल या 2 साल अपने आप को दे दो ना, कि 2 साल कुछ नहीं करेंगे, केवल पढ़ाई करेंगे, उसके बाद उसका रिजल्ट देखो, तुमको तुम्हारा सपना हकीकत में बदलता हुआ नजर आ जाएगा। चलो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत की सेना।